Hello everyone and welcome once again to this CEC online series of lectures in mathematics. So we continue with our lectures in numerical methods. We have seen in our last two lectures what is numerical analysis or numerical methods are all about. And we also discussed that algorithms are the most important things. They are the central idea around which the whole of numerical methods evolve. So the question arises what an algorithm is. As you can see on the slides, an algorithm can be defined as a sequence of steps for performing a specific task. तो किसी भी टास्क को करने के लिए, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को इन पर्टिकुलर करने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है. उसी मेथड को एक्चुअली में एल्गोरिथम कहते हैं. अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लें जिससे मेथड को डिजाइन करने वाले के अलावा भी कोई और पढ़े तो उसको अच्छे से समझ सके, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं. एल्गोरिथम्स का एक बहुत फायदा ये है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम है तो हम उसको बहुत इजीली एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बदल सकते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम कंप्यूटेबल हो जाती है. यानी उसका सलूशन निकालने के लिए जब भी आप इनपुट्स डालेंगे एक प्रोग्राम लिखने के बाद तो उसका सलूशंस निकलते आएंगे. तो इस कोर्स में हम, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड्स का, न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स है, तो इसमें हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए एल्गोरिथम्स डिजाइन करना भी सीखेंगे. उनको कैसे कंप्यूट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें याद रहना चाहिए कि हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की, न्यूमेरिकल मेथड्स की तभी जरूरत पड़ती है जब हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का अपने प्रेजेंट टूल से ना निकाल सकें. तो हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस निकालते हैं और उसके लिए हमें जो एल्गोरिथम है वो हेल्प करती है उस प्रोसेस में, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए. और हम इसमें मैथमेटिक्स की कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स लेंगे, लाइक एक गिवन इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाएं, किसी कर्व के अंडर एरिया कैसे निकाला जाए, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनको कैसे सॉल्व किया जाए. जैसे ही हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, मैट्रिसेस की बात आ जाती है, तो मैट्रिक्स का भी इन्वर्स कैसे निकाला जाए. ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आने लगती हैं. तो इन सब तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम इस कोर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे. उनके लिए कई मेथड्स होंगे, दैट मीन्स कई एल्गोरिथम्स होंगी जिनको यूज करके हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. तो अगर हम जॉट डाउन करना चाहें कि इस पूरे कोर्स के हमारे गोल्स क्या हैं, तो आप देख सकते हैं सामने स्लाइड पर हमने लिखा है कि डिटर्मिनिंग द कंडीशंस अंडर विच एन एल्गोरिथम इज एक्सपेक्टेड टू वर्क. 3 पॉइंट्स मैंने मोटे मोटे लिखे हैं. क्या कि एक गिवन एल्गोरिथम किन कंडीशंस के अंडर वर्क करेगी. अब इसमें somebody may ask what does it mean. अब मान लीजिए आपने किसी भी रियल नंबर के रियल स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए एक एल्गोरिथम लिखी है. अब उसमें जरूरी हो जाता है, स्क्वायर रूट निकालना है आपको, कि आप उसमें क्योंकि रियल स्क्वायर रूट चाहते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही उसमें इंसर्ट करें, या जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो ही होता है, हमें मालूम है. अगर आप -7 एंटर कर देंगे तो वो एल्गोरिथम काम नहीं करेगी. तो ये एक तरह से कंडीशन हो गई, किस कंडीशन में वो काम करती है. या हमने 1/x की वैल्यूज किसी भी x के लिए निकालने के लिए, कोई भी रियल नंबर लें उसके लिए निकालने के लिए एक एल्गोरिथम लिखी है, तो डेफिनेटली उसमें x को आप जीरो नहीं ले सकते. तो हर एल्गोरिथम जब भी हम लिखते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं किन के अंदर वो काम करेगी. दूसरा पॉइंट है हाउ एक्यूरेटली डज द solution obtained by an algorithm
approximates the exact solution of the given problem. हमने कहा कि एग्जैक्ट सोल्यूशन हम निकाल नहीं सकते अगर किसी केस में, तभी हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं। फिर भी हमारी जो कोशिश रहती है कि जो भी इसका एक्सपेक्टेड सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन है, हम उसके कितने ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हैं, यानी हमारी एल्गोरिथम कितनी अच्छी तरह से उसको अप्रोक्सीमेट करती है। ये सेकेंड इशू होगा। और थर्ड जो इशू है वो हाउ वेरियस पैरामीटर वैल्यूज इफेक्ट एल्गोरिथम परफॉर्मेंस। अभी हमने पिछली क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बहुत जनरल में चेक किया था कि अगर हमारे पास किसी कर्व के नीचे का एरिया निकालना है तो कैसे निकाला जाए। तो हमने ट्रेपीजियम की हेल्प से निकाला था। ट्रेपीजियम हमने एक ही बनाया या दो बनाया या तीन बनाया, यानी अगर हम ए से बी तक इंटीग्रेट करना चाहते हैं कर्व को, y एफ एक्स को, तो हमारे पास एफ एक्स के नीचे का एरिया निकल आता है जो एक्स एक्सिस और दोनों ऑर्डिनेट्स ए और बी से बाउंड है। अब हम इसमें डिविजन्स ले रहे थे। हमने एक ट्रेपीजियम ए और बी पॉइंट्स लिया था, उसमें एक पॉइंट और इंसर्ट कर दिया, दो पॉइंट और इंसर्ट कर दिए एंड सो ऑन। तो इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पार्टीशन है या नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स जो हम ले रहे हैं वो n है, वो इसमें एक पैरामीटर हो गया। हमने देखा कि इस पैरामीटर को जैसे ही हम चेंज करते हैं, n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 8 लेते हैं, तो जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा जो एरिया निकल रहा है वो बेटर अप्रोक्सीमेशन दे रहा है। तो n इसमें एक पैरामीटर हो गया। तो पैरामीटर हमारी एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट डालता है, ये तीन चार चीजें हमारी इन्वेस्टिगेट करने की होंगी। हम जब भी कोई एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो इन चीजों पर ध्यान रखेंगे। अब बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी एल्गोरिथम को डिजाइन करेंगे तो उसके साथ साथ हम सॉल्व करना भी सीखेंगे प्रॉब्लम को, और क्रिटिकली यह भी एग्जामिन करेंगे कि हमारी एल्गोरिथम जो है वो कितनी एफिशिएंट है, और इसकी एरर एनालिसिस भी करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं, वी विल आल्सो क्रिटिकली एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम्स एंड डू देयर एरर एनालिसिस। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, पर एफिशिएंसी की बात यह है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर हम एल्गोरिथम बनाते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एक दूसरी एल्गोरिथम भी है। अगर पहली एल्गोरिथम हमें ज्यादा टाइम लेती है एग्जीक्यूट करने में, यानी ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स लगाने पड़ते हैं, और फिर भी हम उस एक्यूरेसी को नहीं पा सकते, उस अच्छी अप्रोक्सीमेशन तक नहीं पहुंच सकते जितना कि दूसरी एल्गोरिथम कम स्टेप्स में पहुंच जाते हैं, तो हम कहेंगे जो सेकेंड एल्गोरिथम वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो हम एल्गोरिथम्स को कंपेयर भी करेंगे और एरर एनालिसिस भी करेंगे कि हमारी, इसका मतलब यही है, एरर एनालिसिस का मतलब हमारी एल्गोरिथम किस स्पीड से हमारी एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करती है। वी विल फॉर्मली डिस्कस दीज concepts a bit later. So in this lecture actually we are going through an introductory discussion on algorithms. मैंने पहले भी बताया था कि हम इस सारे कोर्स में बेसिकली 3 बुक्स यूज करने वाले हैं। there are a number of books available in the market. तो जिस स्टूडेंट के पास जिस तरह की बुक अवेलेबल उससे काम चला सकते हैं, पर यहाँ ब्रायन ब्रैडी की बुक जो फ्रेंडली अप्रोच टू न्यूमेरिकल एनालिसिस है, और जैन एंगर जैन की एक किताब है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, और एक व्हीटले की किताब है। इन बुक्स को हम ज्यादा रेफर करेंगे, बट रेफरेंस कम फ्रॉम एनीवेयर। हमें कहीं से एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, कहीं से किसी स्टेप की अच्छी डेफिनेशन मिलेगी तो उसको भी लेंगे। हम जो भी एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे या स्टडी करेंगे उसमें आप देखेंगे कि कई फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड इन एल्गोरिथम को अलग अलग देखा जा सकता है। यानी हर एल्गोरिथम में फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व डिफरेंट होंगे। एक एल्गोरिथम हमारी गिवन प्रॉब्लम को से 4 स्टेप्स में सॉल्व करती है, कोई दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है जो उसको
6 स्टेप्स में सॉल्व करे या 2 स्टेप्स में सॉल्व करे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनी एल्गोरिथम विल बी डिफरेंट, और हर एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट हो सकता है। हम एक एल्गोरिथम निकाल रहे हैं क्यूब रूट निकालने के लिए, एक एल्गोरिथम लगा रहे हैं एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए, एक एल्गोरिथम बना रहे हैं हम किसी गिवन इक्वेशन का रूट निकालने के लिए, एंड सो ऑन। तो सबके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होंगे, और जब एल्गोरिथम्स डिफरेंट होती हैं तो डेफिनेटली उनमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व डिफरेंट होते हैं, और उनकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफरेंट होती है। कॉम्प्लेक्सिटी का जो इशू है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी असल में 2 तरह की बात करते हैं जब हम कंप्यूटर साइंस में भी बात करें, कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी एल्गोरिथम की, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जब हम एक एल्गोरिथम पर काम करना चाहते हैं उसमें कितनी मेमोरी यूज होती है, वो हमारा कंसर्न या बहुत कम होगा। हमारा कंसर्न टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से होगा, यानी अगर किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम में n स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और हम n की वैल्यू अगर 25 लेते हैं और n की वैल्यू 50 लेते हैं, यानी मान लीजिए कोई पैरामीटर n है और उसमें हम एल्गोरिथम के स्टेप्स जो हैं उनको लगाते हैं, पूरी एल्गोरिथम लगाते हैं। अगर हम n की वैल्यू को चेंज करें तो उसके हिसाब से कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो बेसिकली अगर हम मोटे तौर पर समझना चाहें, बहुत डिटेल में और बात करेंगे, किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है वो कितना टाइम कंज्यूम करती है फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी स्टिल every algorithm will consist of 3 basic components. You can see here on the slide. What are these points? First of all, the inputs. मान लीजिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की एल्गोरिथम लिखी है, तो उसमें पहले इनपुट्स होने चाहिए कुछ, यानी आपने एल्गोरिथम लिखी जिससे आप किसी भी एल्गोरिथम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a, b और c अगर डिफरेंट लेते हैं तो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये abc पैरामीटर्स हैं, इनपुट्स हैं जो हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, एक्स और एक कांस्टेंट टर्म होती है, उसके सिर्फ कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं a, b और c। उनमें से कुछ जीरो भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक है तो a जीरो नहीं हो सकता, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो पैरामीटर्स या इनपुट्स हर एल्गोरिथम को चाहिए। अगर आपको एरिया किसी कर्व के अंडर का निकालना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो कर्व की इक्वेशन क्या है और उसमें एंड पॉइंट्स ए और बी कहां से कहां तक आपको एरिया चाहिए। तो ये हैं इनपुट जो हमें हर एल्गोरिथम में देने पड़ते हैं। तो एवरी एल्गोरिथम फर्स्ट टेक्स द इनपुट्स, देन अप्लाइज द होल प्रोसीजर, जो भी मेथड है, एक्चुअल मेथड जो वर्किंग पार्ट है एल्गोरिथम का, वो पूरा जो प्रोसेस है हर एल्गोरिथम को करना पड़ता है। तो पहला हमने इनपुट पैरामीटर्स लिखा था, सेकंड पॉइंट लिखा है द ऑपरेशंस दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड, एंड फाइनल इज द आउटपुट ऑफ द एल्गोरिथम। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमने एक एल्गोरिथम डिजाइन की है और उसमें कुछ इनपुट्स दिए हैं, उसको प्रोसेस किया है, तो हमारा आउटपुट भी डिस्प्ले हो। तो ये हर एल्गोरिथम के 3 बेसिक पार्ट्स हैं। और अब हम जब एल्गोरिथम्स को फॉर्मली स्टडी कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल लेंगे, तो उसमें हम देखेंगे इनपुट्स क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है और वो कैसे किया जाना है। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम एंड फाइनली गेटिंग द आउटपुट। दीज थिंग्स आर बेसिक विच आर प्रेजेंट इन एवरी एल्गोरिथम, दे मस्ट बी प्रेजेंट। इनमें से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। तो चलिए लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन एल्गोरिथम्स। तो पहली एल्गोरिथम जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है, स्कूल लेवल की प्रॉब्लम है। व्हाट इज दैट? Suppose that we need to find the mean x bar and the standard deviation for a collection of data consisting of n values x1, x2, xn। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। आपको कुछ वैल्यूज गिवन है और आपने उसका से रियल नंबर्स गिवन है कुछ 5, 7, 8, और आपको उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये प्रोसेस हम सबको आता है और हमें मालूम है कि अगर हमारे पास x1, x2, xn
कुछ वैल्यूज गिवन हैं, कुछ वेरिएट्स हैं, एक्स की वैल्यूज हैं, आई मीन x1 x2 xn, और इनका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले के, एवरीबडी नोज दैट हमें सिग्मा एक्सआई करना है, यानी सारी जो वैल्यूज गिवन है हमें उनको ऐड कर देना है, उसको उनके नंबर से डिवाइड करना है। अगर 6 वैल्यूज हैं तो x1 से लेकर x6 तक हम ऐड करेंगे और नीचे 6 से डिवाइड कर देंगे। अगर n वैल्यूज हैं तो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn तक करके हम सम जो मिलेगा हमें विल डिवाइड दैट बाय n। सिमिलर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सिग्मा एक्सआई तो निकालना ही पड़ेगा, यानी सारी वैल्यूज का सम, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर हमें हर वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज, उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। सामने आप फॉर्मूला देख सकते हैं, n सिग्मा एक्सआई स्क्वायर माइनस जो हमने सिग्मा एक्सआई निकाला था उसका स्क्वायर करते हैं, नीचे n इंटू n माइनस 1 से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। अब सवाल यह है कि अगर आप किसी स्टूडेंट को ये समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे। स्कूल में भी ये पढ़ा था, तो हम बिल्कुल अगर एज ए लेमैन बोले तो हम क्या करेंगे कि आपके पास जितनी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दीजिए, एक सम मिलेगा आपको, उसको n से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो यू गेट द एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या कहेंगे कि हम सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए और सारी वैल्यूज के स्क्वायर्स करके उनको भी ऐड कर दीजिए। जो आपको स्क्वायर्स का सम आया उसको n यानी नंबर ऑफ वैल्यूज से मल्टीप्लाई करिए, उसमें से जो सिग्मा एक्स सम आया था उसका स्क्वायर कीजिए और उसको n इंटू n माइनस 1 से डिवाइड कीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए। यही एक्चुअली एल्गोरिथम है। जब आपको किसी प्रॉब्लम की जिसका सोल्यूशन आप जानते हैं कैसा निकालते हैं, उसको कहा जाए कि इसके लिए एल्गोरिथम लिखिए, तो सबसे पहले तो आप एज ए लेमैन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज एक्चुअली द एल्गोरिथम। जब उनको सिस्टमैटिकली सोचकर सीक्वेंशियली स्टेप्स लिख देते हैं, पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, और उनको प्रॉपरली जॉट डाउन कर देते हैं, इनपुट्स ऊपर लिखते हैं, फिर प्रोसेस लिखते हैं और फिर आउटपुट, तो हमारे पास वो फॉर्मली एक एल्गोरिथम की फॉर्म में आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर आप एक बार फिर से इन फॉर्मूले को देखें तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिग्मा एक्सआई पता होना चाहिए और सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर पता होना चाहिए। As you can see that we have particularly noted down in this slide कि अगर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमें पहले वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्सआई और सिग्मा एक्सआई स्क्वायर चाहिए। उसके बाद हम, अगर हमें ये दोनों वैल्यूज मालूम होंगी तो हम एक्स बार और एस की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि वंस दिस वैल्यूज आर नोन, कौन सी वैल्यूज, सिग्मा एक्सआई और सिग्मा एक्सआई स्क्वायर, तो एक्स बार एंड एस कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। और जब ये एक्स बार और एस हमें हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी तो हम इनको एज आउटपुट देंगे। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फाइनली द एल्गोरिथम नीड्स टू गिव द वैल्यूज ऑफ एक्स बार एंड एस एज आउटपुट। तो तीनों चीजें हमने देख ली कि इनपुट्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हमें आउटपुट क्या चाहिए। तो ये जो भी हमने अभी बात की है, इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम प्रॉपरली जॉट डाउन कर लें, लिख लें स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कि जिसने ये एल्गोरिथम लिखी है उसके अलावा भी जब कोई पढ़े तो उसको समझ सके ठीक से क्लियरली, देयर शुड नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ एम्बिग्यूटी देयर, और स्ट्रेट अवे कोई भी उस एल्गोरिथम को यूज करे स्टेप बाय स्टेप, तो उसका he or she should be able to find out the mean and standard deviation of the given set of values। तो इस एल्गोरिथम को मान लीजिए हमने नाम दे दिया एल्गोरिथम 1। अब इस मेथड को हमने पहले कई बार किया है स्कूल में, और जो भी इस कोर्स को पढ़ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पहले पढ़ा होगा, तो इसलिए हमें इसका कोई
ऐसा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं थी, आप सारे प्रोसेस जानते हैं। हम अब क्या कर रहे हैं कि एल्गोरिथम लिखने की फॉर्मल टेक्निक सीख रहे हैं। तो हम इसमें अब एल्गोरिथम को जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं और लेट अस सी हाउ इट कम्स आउट। तो पहला, क्योंकि हमने इनपुट लिखा है तो हमें गिवन लिख दिया। गिवन एन एरे ऑफ रियल नंबर्स xi, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज n। तो दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो एक रियल नंबर्स की एरे है और उसका साइज n है। तो दैट मीन्स इट्स पॉसिबल दैट n इज 10। तो इसका मतलब x1, x2, x10 आपको दिए होंगे और 10 ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। तो दो इनपुट हैं इसमें, रियल नंबर वैल्यूज, रियल वैल्यूज जिनका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी है और उनका नंबर कितना है। फिर उसके बाद हम एक्चुअली प्रोसेसिंग पर चलते हैं कि इस डेटा का करना क्या है। जो ये इनपुट्स है उसको प्रोसेस कैसे करेगी आपके एल्गोरिथम। उसको प्रोसेस करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया। पहला स्टेप है कि आप xi's का सम निकालेंगे और x स्क्वायर का सम निकालेंगे। अब ये टेक्निक जो इसमें लगाई गई है ये आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एल्गोरिथम्स के बेसिक्स बता रही है और साथ में जब हम इस तरह से कोई एल्गोरिथम लिख लेते हैं तो उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करना भी आसान हो जाता है। तो आप देखेंगे हमने xi का सम निकालने के लिए एक वेरिएबल x सम फिक्स कर लिया है। x सम से क्लियरली पता चला कि हम x का सम निकालने वाले हैं और हम क्या करते हैं, इसको एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 0। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है प्रोग्रामिंग का जो कि एक्चुअली एल्गोरिथम में हम यूज करते हैं। x सम को 0 ले देते हैं। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं, अच्छा वेरिएबल का कंसेप्ट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये समझ लेना जरूरी है। जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने यहाँ x सम किया, तो आपका जो कंपाइलर होता है जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, वो x सम के लिए एक मेमोरी लोकेशन स्टोर कर देगा। जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे, मान लें y डिफाइन किया, t डिफाइन किया, जैसे ही आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन स्टोर हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमने अगर x सम डिफाइन किया तो जो भी हम x सम को वैल्यू देंगे, x सम को, वहां पर वो वैल्यू स्टोर होती जाएगी। अगर आपको पुराने भी चाहिए उसको भी स्टोर करने के अलग मेथड्स हो सकते हैं, पर हम फिलहाल ये कर रहे हैं कि x सम जहां हमने डिफाइन किया उसको वैल्यू 0 दी, हमने इनिशियल वैल्यू दे दी। तो हमारे पास एक, अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो x सम के लिए एक मेमोरी लोकेशन फिक्स हुई, वहां पर वैल्यू 0 आ गई। अब हम देखिए वापस आते हैं एल्गोरिथम पे। हम क्या करेंगे, अब हम i की वैल्यू पहले हमने 0 लिया, फिर 1 to n लेंगे। हमने x सम की वैल्यू 0 दे दी और अब हम i को वेरी करेंगे 1 से लेकर n तक। इसका मतलब क्या हुआ, i को 0 से n तक वेरी करके हमने क्या करना है, ऐड xi टू x सम। ये समझना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू x सम की 0 है, आपके पास एक इनपुट है, इनपुट वैल्यूज हैं x1, x2, xn। i को आप 1 से n तक वेरी करते हैं। इसका मतलब i को पहले आप 1 लेते हैं। जब i 1 है तो आपका जो फर्स्ट वैल्यू x1 उसको आप पिक करेंगे और उसको x सम में ऐड कर देंगे। लिखा है ना, ऐड xi टू x सम। इसका मतलब पहले x सम की जगह वैल्यू 0 थी, आपने उसमें x1 ऐड कर दिया, तो x सम में अब वैल्यू 0 प्लस x1, जो भी आपकी x1 की वैल्यू वो वहां पर स्टोर हो जाएगी। पर आपने फॉर i फ्रॉम 1 to n करना है, तो i को जब आपने 1 के लिए परफॉर्म कर लिया तो फिर आप 2 पर जाएंगे। अब 2 पर जब आप जाएंगे तो i इक्वल टू 2 के लिए आपका वेरिएबल हो जाएगा x2, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू x2, आप उसको पिक करेंगे और x2 को x सम में ऐड करेंगे। x सम में ऑलरेडी x1 की वैल्यू स्टोर्ड है, तो अब इस स्टेज के बाद x1 में x2 भी ऐड हो जाएगा। तो इस स्टेज पर, यानी जब i इक्वल टू 2 पर आपने
ये स्टेप परफॉर्म किया ऐड एक्स आई टू एक्सम, तो आपके एक्सम में x1 प्लस x2 स्टोर हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। उसके बाद x3 उठाया जाएगा क्योंकि i की वैल्यू 3 होगी, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 स्टोर हो जाएगा एक्सम में। और इसको हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारी ये कंडीशन फॉर i फ्रॉम 1 टू n पूरी नहीं हो जाएगी। तो जब xn आ जाएगा तो i से लेकर n तक क्योंकि सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। यानी हम ये सारा काम एक लूप में कर रहे थे। एक्सम में पहले 0 था, उसमें x1 ऐड किया, फिर x2 ऐड किया, और जब xn तक हो गया तो हमारे एक्सम में सिग्मा xi आ गया, यानी x1 प्लस x2 प्लस xn आ गया। पर हमें यहां पर सिर्फ x सम नहीं निकालना था, हमें यहां पर एक्सिस जो है x1, x2, xn, उनके स्क्वायर्स का सम भी निकालना था। उसके लिए हमने एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया है x2 सम, उसका नाम दे दिया है। नॉर्मली प्रोग्रामिंग में एक्स स्क्वायर वगैरह लिखना अनकंफर्टेबल होता है, वहां उसके फीचर्स अवेलेबल नहीं होते इजीली, तो हमने एक्स स्क्वायर के सम को x2 सम नाम दे दिया है। और यही स्टेप उसके लिए भी रिपीट होगा। x2 सम को भी इनिशियलाइज कर दिया है 0 पर, फिर हम i को 1 लेंगे। अब 1 लेंगे तो हमें x1 का स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि आपने xi स्क्वायर किया और उसको x2 सम में ऐड कर दिया। फिर i को 2 लेंगे, x2 मिलेगा, यानी हम x2 को पिक करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, x2 सम में ऐड कर देंगे। x2 सम में पहले ही 0 के साथ x1 स्क्वायर ऐड हो चुका था, तो सेकंड स्टेप के बाद x2 सम में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हो जाएगी। और इसी तरह से जब हम i इक्वल टू 1 तक लूप पूरा करेंगे, सारे स्टेप्स पूरे कर लेंगे, तो हमारे पास x2 सम में स्टोर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, यानी हमारे पास सिग्मा xi स्क्वायर निकल आएगा। अब फिर से एक बार मैं चाहता हूं इसी स्टेप को दोबारा पढ़ें। इनिशियलाइज x सम एंड x2 सम टू 0। ये पहला स्टेप था, हमने x सम और x2 सम को 0 ले लिया। और फिर i फ्रॉम 1 टू n के लिए दो स्टेप्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं? एड xi टू xsum, एड xi स्क्वायर टू xsum, और फिर उसके बाद एंड लिखा है। एक बार फिर से समझते हैं कि अगर हमने i को 1 लिया तो आप एड xi टू xsum करेंगे साथ में, यानी दैट विल मीन एडिंग x1 टू xsum, और साथ ही यू विल एड x1 स्क्वायर टू xsum। ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म करके आप चेक करेंगे क्या हम n तक पहुंच गए हैं। अभी नहीं पहुंचे तो i को 2 किया जाएगा। और हमारे दोनों स्टेप्स कैसे रीड किए जाएंगे? एड x2 टू xsum एंड x2 स्क्वायर टू x2 सम। और इस प्रोसेस को हम कंप्लीट चलाते रहेंगे जब तक हम n पर नहीं आ गए। जब हम i को n चूज करेंगे तो हमारे ये जो स्टेप्स हैं दे विल रीड लाइक एड xn टू xsum एंड एड xn स्क्वायर टू x2 सम। अब हमारा लूप कंप्लीट हो चुका है, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, वो है एंड, यानी आपका लूप एंड हो गया। तो जब आप स्टेप 1 कंप्लीट कर लेंगे उस समय आपके पास x सम आ चुका होगा और x2 सम भी आ चुका होगा, हम देख सकते हैं यहां पर। तो स्टेप 1 इज ओवर, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x सम। तो स्टेप 2 क्या किया है कि कैलकुलेट x बार, और x बार में हम क्या, x बार की हमने वैल्यू कैसे डिफाइन किया? इक्वल टू x सम डिवाइडेड बाई n, यानी स्टेप 1 में जो हमने xi का सम निकाला था, जिसको हमने x सम से डिनोट किया था, उस वैल्यू को हम n से डिवाइड कर देते हैं और हम स्टेप 3 पर आ जाते हैं। ये सिक्वेंशियल एल्गोरिथम है। बीच में हमने स्टेप 1 में हमने एक लूप चलाया था, बार बार हम वही स्टेप्स रिपीट कर रहे थे टिल वी रीच अ पर्टिकुलर स्टेज। उसको खत्म करने के बाद हम स्टेप 2 पर आ गए। स्टेप 2 जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम स्टेप 3 पर आ जाएंगे। स्टेप 3 में कहा जा रहा है कैलकुलेट s इज इक्वल टू, पूरा एक्सप्रेशन आगे लिखे आप देख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का है। नॉर्मली प्रोग्रामिंग में और एल्गोरिथम्स में भी हम स्क्वायर रूट का साइन ना यूज करके SQRT यूज करते हैं, या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं हमारे पास। और n इंटू एक्स स्क्वायर सम, यानी x2 सम माइनस xm का स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है n अपॉन n माइनस 1 से, और फिर उसका स्क्वायर हेड ले लिया जाएगा।
तो स्टेप 3 जब हम कंप्लीट करते हैं तब तक हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई है और एस की वैल्यू आ गई, यानी हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल लिया है। तो अब एल्गोरिथम में क्या बचा? इनपुट्स देने वाला काम पूरा हो चुका है, इनपुट्स को यूज कर लिया गया है गिवन डेटा को, और उनकी हेल्प से सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है कैलकुलेशंस का। अब हमें आउटपुट देना है, तो इसीलिए लास्ट स्टेप 3 के बाद स्टेप 3 कंप्लीट हो गया तो हम आउटपुट पर जाएंगे और उसमें कह रहे हैं कि आउटपुट टू बी गिवन इज एक्स बार एंड एस। तो एक्स बार और एस की जो वैल्यू है उसको अब हम हमारे एल्गोरिथम आउटपुट दे देगी। तो हमने गिवन सिस्टम वैल्यूज के लिए x1, x2, xn के लिए देख लिया कि एल्गोरिथम कैसे लिखी जाती है। इस एल्गोरिथम को लिखने का एक पर्टिकुलर मेथड था जो हम आगे भी अडॉप्ट करते रहेंगे, और आई विल रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू प्लीज गो थ्रू व्हाट हैज बीन डन। पर्टिकुलर एल्गोरिथम को आप 2-3 बार पढ़ें अच्छे से, और उसमें अपने आप कोशिश करें कि स्टेप बाय, आपको वैसे तो अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने आते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है उसको हम नेक्स्ट क्लास में इस एल्गोरिथम की को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना उसको सीखेंगे एंड सी। और इसके साथ ही हम और भी एल्गोरिथम से जाएंगे। हमें अभी जो हम प्रोसेस सीख रहे हैं, कोई एल्गोरिथम लिखना और उस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके आउटपुट निकालना। आज के इस टॉक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।